बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, ख़बरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह आज की अच्छी बात से कर लेते हैं। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, खुश नसीब आदमी की चौथी अलामत ये है वक़स्रुल अमल, जिसकी उम्मीदें लंबी लंबी ना हो, जिसकी उम्मीदें लंबी लंबी ना हो, जो हमा वक्त आखिरत के लिए तैयार बैठा हो। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दुनिया में आने की तो तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी गफलत में न गुजारना, लंबी लंबी उम्मीदें लगा के इस दुनिया में न बैठ जाना। पता नहीं एक लम्हे के बाद अगर अगला लम्हा मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए इस ज़िंदगी को गनीमत समझकर गफलत से बाज आ जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी गफलत की ज़िंदगी से निकाल दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। और अब आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर क्या है? सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल, जरदारी परवेज़ इलाही मुलाकात में इत्तफाक हो गया। वॉक थ्रू गेट ना गार्ड, 12,000 स्कूलों की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। बिजली सारिफीन की शिकायत का मामला संगीन हो गया, लेस्को बोर्ड डायरेक्टर्स का नोटिस। आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम इन खबरों को डिटेल में डिस्कस करके करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ी चीज़ डिस्कस करनी है वो पहले मैं अपने रिपोर्टर्स को आपको जो है मुतारिफ करा लूँ, उसके बाद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और अकमल सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरू साहब, क्या हाल चाल है आप? अच्छा जी आमिर भाई, आप उदास थे? उदास नहीं हूँ, ज़रा परेशान हूँ। अच्छा। और आमिर ऑल इज़ वेल मैं कर रहा हूँ जो मंत्र बताए इन्होंने अकमल सुमरू साहब ने पिछले प्रोग्राम में रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से, वो भी हम डिस्कस भी कर रहे थे। तो वॉर जो है ये वरी से है, मतलब इससे परेशानी तो होती है। हाँ। तो आपको पता है मैं हमेशा खुश रहने वाला बंदा हूँ। लेकिन जंग से जो है मैं कहता हूँ कि इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। और मैं उन बच्चों का सोच रहा हूँ जिन पर मिसाइल दागे गए और वहाँ धमाके हुए होंगे, तो मुझे लामहल्ला अपने बच्चे याद आते हैं, अपने इर्द गिर्द गिरदनुमा के लोग याद आते हैं। तो मुझे इसलिए ज़रा परेशानी है। मैं आमिर ऑल इज़ वेल करता हुआ जो है वो ये प्रोग्राम बाकी गुजारूंगा माजरत के साथ। अकमल सुमरू साहब ने दिया था ये सुमरू साहब ने फॉर्मूला जो है करा था। खैर, आज की पहली खबर, हम अपनी खबरों की तरफ तो आएंगे, लेकिन मैच के हवाले से आमिर भाई आपका एक कमेंट चाहिए। कल का मैच कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और लाहौर में होने वाला जो लेग है इसमें बहुत लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। और ये T20 की उस चस्के से बाला कोई चीज़ है जिसमें हम चौके छक्के देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं 200+ रन जो हैं जी, ये टेस्ट की पिच हो सकती है, T20 की पिचेस नहीं है। ये मेरा अगर आपने पूछा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुतासर कुन कारकर्दगी थोड़ी बहुत रही है वो ये वजह थी? हाँ, जो गैर मुतासर कुन जो कारकर्दगी रही है वो ये वजह सॉरी, गैर पिचेस जो थी वो सही नहीं है। सही, तो इनको ज़्यादा अच्छी बनानी चाहिए। बहरहाल वो ट्रैफिक वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। मैंने आपको वीडियोस भेजी थी। नहीं टूटा लाहौर के हार, मैंने आपको वीडियोस भेजी थी। मैंने देखी थी, मैं वो भी अभी जिक्र नहीं, मैंने अकमल सुमरू साहब को भी भेजी थी, बाकायदा नाम लिया हुआ था। हाँ, नाम लिया। मैंने देखे 2 दिन में जुमेरात और जुमा 2 दिन मैं शहर की सड़कों पर रहा और मुझे ट्रैफिक नहीं मिली। और उसमें आमिर ऑल इज़ वेल मैंने करके भेजा, मैंने वीडियोस बना के भेजी थी। सही। इस पर सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना बनता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्लान करके रास्ता वो ढूंढ के मैं बता रहा हूँ, इस पर अस्तगफिरुल्लाह कहना बनता है बस। वीडियोस बनाई है मैंने, मुझे बताएं आप वीडियोस नहीं बनाई? डबल मेहनत की है, ड्राइव भी किया और वीडियो भी बनाई साथ साथ। खैर, मुझे सुमरू साहब कल के मैच पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? लाहौर हारे जीते अफसोस होता है या नहीं होता? वैसे तो आप कहते हैं कि इतना, देखिए जारी बात है, लाहौर के लोग हैं वो मिक्स तो हैं यहाँ पर भी, ऐसा नहीं कि सब लाहौर कलंदर्स के साथ ही हैं। लेकिन जाहिर बात है, एक होता है ना कि नाम एसोसिएटेड है। जब नाम एसोसिएटेड होता है तो उसकी वजह से
फीलिंग्स आ जाती हैं। और वैसे भी माजी में लाहौर कलंदर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं तो एक कुर्बानी और सही। अच्छा लफ्ज़ बोला है कि कुर्बानियाँ दी सही है। चलिए जी, हमने कुछ सियासी मंजरनामे पर जो है वो बातचीत करनी है। खासी हलचल है, पारा हाई हो रहा है और मौसम भी आगे जो है उसकी गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, तो सियासी पारा भी बढ़ेगा, होगा क्या, इस पर बात करते हैं। फिलहाल ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहेंगे ब्रेक के बाद आपको। और खबर क्या है जी, सियासी मंजरनामे से मॉडल टाउन में बड़ा इकट्ठ हुआ। तहरीक अदम एतमाद के लिए कमेटी कायम की गई है, वक्त का तयन करेगी। इसके बाद पीपल्स पार्टी और काफ लीग मिलकर फैसले करेंगे। जरदारी परवेज इलाही मुलाकातों में इत्तफाक हो गया, जबकि काफ लीग के 5 MNA समेत 11 अरकान ने फैसले का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया है। आमिर भाई, आपसे आगाज कर लेते हैं। खासा बड़ा टास्क चला गया परवेज इलाही साहब के। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उनका जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए वाला मामला है। और जिस तरह से रैपिडली 18 घंटों के अंदर 3 मुलाकातें बड़ी हुई। पहले बिलावल हाउस में एक डिनर हुआ, फिर मॉडल टाउन में एक लंच हुआ, फिर शाम में बिलावल हाउस में एक डिनर हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग है। और दूसरा, इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं पूरे मुल्क में, सियासी और बैरून मुल्क भी जो लोग पाकिस्तान की सियासत से इंटरेस्ट रखते हैं, वो उनका मरकज़ निगाह परवेज़ इलाही बन गए। बिल्कुल। और ये शायद उन्हीं को गुड़ आता है हुकूमत के। हुकूमत के दादी होना एक तरफ है, लेकिन जब भी पॉलिटिकल कोई ऐसी मूवमेंट आती है तो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, सिर्फ 5 अरकान असम्बली हैं उनके पास, कौमी असम्बली के, और कुछ अरकान हैं उनके सूबाई असम्बली में। इसके बावजूद मरकज़ निगाह बनना परवेज़ इलाही को आता है। और ये भी आप देख लें कि आज आपके अखबार में भी जिस पर आप खबर पे गए, उसमें आपने परवेज़ इलाही साहब का ही नाम इस्तेमाल किया। हालांकि इस मुलाकात में फजलुर रहमान भी शामिल थे, फिर पहले उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, सारे लोग शामिल थे। लेकिन काफ लीग जो है उसको सियासी तौर पर खेलना आता है। और जो चौधरी शुजात की जो मैं समझता हूँ कि उनकी जो बसीरत है पॉलिटिकल, उसका फ़ायदा जो है वो काफ लीग को पहुँचता है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन इस वक्त हालात जो है गवर्नमेंट के हक में नहीं है। अच्छा, ये टफ टाइम दे सकती है कि खुद सियासी मंजरनामे पे अगर हम देखें तो हुकूमती इत्तेहादी है ये, और अपोजिशन की मीटिंग्स में आजकल सबसे ज़्यादा नाम जिम्मेदारियां इनको दी जा रही हैं, तो ये हुकूमत के लिए तो मुश्किल टाइम है। देखिए, पाकिस्तान की ना अगर सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देखें ना, ख़ास तौर पर इलेक्शन की हिस्ट्री, ये इलेक्शन से कमोबेश 1 साल सवा साल पहले ये सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती हैं और इत्तेहाद भी बनने के इम्कानात होते हैं और अदम एतमाद भी आता है। इस वक्त इसलिए इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जा रहा है या हो गया है कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल गई हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके जानिब जो है वो आगे बढ़ रहे हैं मुस्तकिल तौर पर। अच्छा, सुमरू साहब माजरत, हमने जब PDM का आगाज देखा आमिर भाई, तो मरियम और बिलावल मुतहर्रिक थे। PDM इस दफा मंजर पे कुछ और नजर आ रहा है। मरियम नहीं है इस दफा मेन पॉलिटिकल लीडरशिप आई है ना। देखिए, सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त फ्रंट फुट पर है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि PDM जा रहा है ना। देखिए, PDM उस वक्त तक उस गुब्बारे में हवा थी जब तक पीपल्स पार्टी उनके साथ थी। जब पीपल्स पार्टी पीछे हटी, PDM फारिग हो गई, PDM का असर ही खत्म हो गया। अब जो समझने की बात है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान, जिसमें अब परवेज़ इलाही भी साथ बराह रास्त शामिल हैं, ये किस बात के ऊपर नेगोशिएशन तय होती है अब जो कमेटी बनी है सारी। क्योंकि अब मामला ये है कि अगर ये पंजाब हुकूमत से शुरू करते हैं तो इनको एक एज ये मिलेगा कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगी अगले पूरे साल के लिए, अगर इलेक्शन नहीं भी होता तो उसका मरकज़ लाहौर बनेगा, और जिस भी सियासी तहरीक का मरकज़ लाहौर बनता है उसके असरात पूरे मुल्क पर आते हैं। नंबर 1, इनको ये एक बड़ा पॉलिटिकल एज मिलेगा अगर ये पंजाब से शुरू करते हैं। और अगर ये हुकूमत गिरा देते हैं पंजाब के अंदर भी, फेडरल के प्राइम मिनिस्टर भी फारिग कर देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल शहीद करेंगे और उसका इमरान खान क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये मैं वैसे इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। पहली बात आपकी राय है। अच्छा, एक सेकंड बात पूरी कर लेने देना। अच्छा, अब होगा ये कि आप ऐसे सिनेरियो के अंदर मुल्क को टेक ओवर करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह हो गई। मुल्क के अंदर इस वक्त जो रुपये का इस्तेहकाम है वो मुस्तकिल तौर पर गिरावट का शिकार है,
मुल्क के अंदर जो बाकी तमाम शोबे हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। आप इस सूरत हाल में मुल्क को टेक ओवर करना चाह रहे हैं और इस शर्त पे टेक ओवर करना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट खत्म हो जाए, तो आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा रहे हैं और पॉलिटिकल मोमेंटम बना के अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक कर रहे हैं और एक पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो पॉलिटिकल जो एक्टिवेशन कह लें या एक फिजा है। अगर आप इजाजत दो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अदम एतमाद नहीं आएगी, ये कहना चाह रहे हो? देखिए मैं आप तो कह रहे हो प्रेशर बढ़ा रहे हैं सिर्फ, अभी यही है ना, अभी ये नहीं। अच्छा मैं एक बात पंजाब में देखिए, चले दूसरी बात आपकी दूसरी बात जो आपने कहा कि पंजाब से आगाज़ करेंगे, तो मेरा ख्याल है पंजाब से आगाज़ नहीं होगा, ये डायरेक्ट वज़ीर आज़म से ही आगाज़ होगा इसका, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पंजाब में तो नंबर्स गेम का वो मामला ही नहीं है। पंजाब में तो 4-5 सीटों का फ़र्क है और वो बहुत जल्द निकल जाएगा। अगर परवेज़ इलाही और जरदारी साहब मिल गए हैं तो पंजाब तो मैटर ही नहीं करता, तो फिर पंजाब पे आने की ज़रूरत नहीं। पहली बात ये है इस वक्त स्टिल गवर्नमेंट का हिस्सा है, इत्तेहादी हैं और देखिए जो इत्तेहादी होते हैं उनको पता होता है हमने पॉलिटिकल कौन से कार्ड्स खेलने हैं। अच्छा मैं हो सकता है इस पॉलिटिकल चाल के जरिए से कोई परवेज़ इलाही आपके पंजाब के अगले वज़ीर आला। चले अब उसके बाद आप बात अपडेट आ गई है वो इसी हवाले से है तो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा देते हैं। हुकूमत के खिदम इत्तेमाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हैं और अपडेट ये है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेजी आ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज मंसूरा जाएंगे, अहम मुलाकात होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज सेनेटर सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेनेटर सिराजुल हक को अपोजिशन जमातों से मुलाकातों से मुतल्लिक आगाह करेंगे। कैसे है? मैंने आपको कहा ये प्राइम मिनिस्टर से जा रहे हैं। हाँ। अगर ये पंजाब से जा रहे होते जो अकमल सुमरो साहब का सियासी तजिया और बसीरत है उसके हिसाब से नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आए, पंजाब भी आया, स्पीकर भी आया नेशनल असम्बली का, वज़ीर आज़म को भी डिस्कस किया गया कि उनके खिलाफ किया जाए, इम्पीचमेंट सदर की हवाले से भी बात की गई, चेयरमैन सेनेट पर भी बात हुई, लेकिन एट द एंड ये फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अगर मुझ पर वो जो नया एक एक्ट आया फांसी देने वाला जर्नलिस्टों को, वो फ़ीका इन अमरीका और पीका इन पाकिस्तान, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। अच्छा ये जो फ़ीका इन अमरीका वालों ने ये दिया है एक्ट दिया है उस पर ना आए तो मेरी ये पेशगोई है कि सबसे पहले और सबसे हार्ड जो है अदम एतमाद की तहरीक वो वज़ीर आज़म के खिलाफ आएगी, पीपल्स पार्टी इसका मुतहर्रिक बनेगी, नून लीग, काफ लीग, जमात इस्लामी और 2-4 और जमातें जो हैं शामिल हैं, शायद बाप भी शामिल हो इसमें, वो शामिल जमातें जो हैं वो उसका हिस्सा बनेंगी और उसके बाद नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। और मैंने आपको बता दिया कि मेरे सियासी जो मेरा तजिया है उसके मुताबिक वज़ीर आला जो है पंजाब के वो परवेज़ इलाही साहब। देखिए ये मूवमेंट सारी चलती है ना, तो उसका हदफ आइंदा के इलेक्शन में एक चीज़ ये है कि अपोजिशन की जमातें ये ख्वाहिश रखती हैं कि किसी तरह अबूरी हुकूमत का सेटअप बने और उस सेटअप के अंदर ये डायरेक्ट पावर में आए। देखिए जब डायरेक्ट पावर में आएंगे तो इलेक्शन जो कुछ भी हो, पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख ये बताती है कि जो पावर में होते हैं वो बहरहाल बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो इनको ये एज मिलेगा। जो आमिर भाई जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान को हटाएंगे, देखिए उसमें ना एक टेक्निकल एक और चीज़ भी है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, महज मुलाकातों पर तो कामयाब नहीं हो सकती, अगर वहाँ पर कामयाब नहीं होती तो इसका मतलब कि अगले साल जुलाई तक वो बैठे हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, उनकी गवर्नमेंट और मजबूत हो जाएगी। ये वही काम होगा जो पहले तरीके अदम एतमाद लाने के बाद हुआ था, उसके बाद पूरी पॉलिटिकल फिजा जो है वो डंप होकर रह गई थी। उसमें भी तो ये मुतहरिक हुए थे सारे, अब ज्यादा मुतहरिक हैं तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अच्छा जो पिछली आई थी ना अकमल सुमरो साहब, उसमें जरा काफ लीग दिखा दीजिएगा। देखिए मैं उसमें मुझे उसमें जंगीर तरीन का एलिमेंट दिखा दीजिएगा। ये जो पिछली आई थी उसको छोड़ दें। देखिए मैं एक और बात, भाई वो बच्चों की सियासत थी, अब बड़ों की सियासत है। इन बड़ों की सियासत में, बड़ों की सियासत में ये होता है वो दिखाते कुछ है मारते कुछ और है। अच्छा नहीं वो आपको शायद ऐसे बड़ों से वास्ता पड़ा होगा, लेकिन जो मारते हो रहे हैं ये परवेज जो है ना, नहीं मुस्लिम लीग काफ, देखिए मुस्लिम लीग काफ की जो लीडरशिप है
ان کو بہت اچھی طرح ادراک ہے, وہ فیوچر کو سامنے رکھ کے پالیٹکس کرتے ہیں, وہ کنٹمپریری سچویشن میں پالیٹکس نہیں کر رہے ہوتے. اب فیوچر اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے, گو کہ میں تو یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں ہے. گو کہ آج سیمل نے ہمیں پریشر میں لانے کے لیے اس کے جھنڈا پہنا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود سوری میرے سیمل ذہن میں تھی, شہر میں ہے, وہ آنا ہے. ہاں میں سیمل کے شہر میں ہوں, ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کے ایوارڈ کی. میں تو یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کا مستقبل بھی نہیں ہے, میں تو کافی عرصے سے کہتا ہوں پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پھر اب لیکن ابھی پھر چودھری صاحب کیسے رہیں گے ان کے ساتھ اگر اس کا ہی مستقبل نہیں ہے؟ چودھری صاحب جب آئیں گے نا براہ راست ٹسل میں, تو سب سے پہلے وہ اتحادی سے سائیڈ پر ہوں گے, پھر وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں گے. ابھی آپ وہ ایک ماحول بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اس ماحول کو بنا کے چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. جو ہے دیکھیے ایسا نہیں ہے, اکمل سمرو صاحب کیا جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کے پرویز الہی صاحب کا اپنے کارکنوں کے ساتھ یا اپنے رہنماؤں کے ساتھ, جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں, ان کے ساتھ بلاول ہاؤس میں جانا جو ہے, ابھی بھی آپ اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ گھونگھٹ اٹھے گا اور کب دلہن دیکھیں گے. ابھی دلہن نظر آ گئی بھائی, کمیٹی بن گئی, سب اس کا حصہ ہیں. اور کل مولانا فضل الرحمان بھی چوئی شجاعت کے گھر گئے, وہاں پر جو بات ہوئی اور اس میں عائشہ بریک کا کہہ رہی ہے, اکمل سے کہیں بریک کا, میں تو بولتا ہی نہیں, ہم بھی یہیں پر ہیں. میں نے تو وہی کہا دو پوائنٹ آف ویو سامنے آ گئے, اب یہ وہی ٹریفک والا معاملہ ہونا ہے. عامر علی زبیل تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں, یہ دو سیاسی پوائنٹ آف ویو جو ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں. اب اس کے لیے وقت تھوڑا سا ہمیں چاہیے اور دیکھنا ہے کہ سومرو صاحب اور عامر بھائی کا یہ سیاسی تجزیہ کس رخ کو جاتا ہے. ہم نے فی الحال بریک لینی ہے, بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی رہنا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اسکولوں کو انسٹرکشن بھی جاری کی گئی. باوجود اس کے ہمیں کہیں پر سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب جن لوگوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے ان کی وجہ میں یہاں پر بات کروں گی جی 12,000 اسکولوں کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی ہے اور ان میں سرکاری پرائیویٹ میرے خیال سے دونوں اسکول شامل ہوں گے. عامر بھائی آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, کیا یہ بہت نارمل سا معاملہ ہے کہ اس پر شہر میں اسٹریٹ کرائم کی بدترین شرح 50 دنوں میں 5,765 وارداتیں, مزاحمت پر 3 رجسٹرڈ, اس کے علاوہ تو بے تحاشا ہوتی ہیں. آپ اسکولوں کی بات کر رہی تھی. ہاں, شہر میں عام شہری بھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو یہ تو بچے ہیں جو اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے ہیں, جو اپنا دفاع نہیں کر پاتے ہیں. اور ہمارے اسکولز میں جو کہ ایک کیٹیگری, اس خبر میں ایک کیٹیگری مینشن اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی جو اسکول مالکان ہے, چاہے گورنمنٹ ہے چاہے پرائیویٹ ہیں, ان کے اچھی خاصی فیسیں لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب سیکورٹی دینا, بات کر رہا ہوں وہ اس میں یہ ایک کیٹیگری کے وہ اسکولز ہیں جو ہائیلی رسک ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. اچھا, دو کیٹیگری. میں اس کی ایک کیٹیگری اس لیے کہتا ہوں, سن لے, وہ ہائیلی رسک ہوئے گا. وہ والے اسکول جو زیادہ ولنریبل ہیں اس کو انہوں نے ایک کیٹیگری میں رکھا ہے کہ اس کی سیکیورٹی تو ہر قیمت پر, اور اس پر بھی نہیں ہے واک تھرو گیٹ. اچھا, واک تھرو گیٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے خبر ہے یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور حکومت میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسکولز والے سیکورٹی گارڈز کی مچانے بنائیں گے. آپ کو یاد ہے گیٹس کے اوپر. ابھی آپ کسی ایک اسکول میں صبح بھی اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے گیا ہوں, کسی ایک اسکول میں کوئی ایک سیکورٹی گارڈ جو ہے ایسا نہیں تھا جس کی کوئی مچان ہو. صرف 2 منٹ ہے, آپ لوگوں کا ایک ایک کامنٹ چاہیے. کون ذمہ دار ہے, کس چیز کا انتظار کیا جاتا ہے؟ آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد جو سیکیورٹی ایس او پیز طے کیے گئے تھے اس میں 3 بنیادی چیزیں تھیں. نمبر 1, جو آپ کی سیکیورٹی جو اسکول کی یا تعلیمی اداروں کی جو وال ہے, دیوار ہے, اس کی ہائٹ جو ہے وہ 16 فٹ تک جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ خاردار تاریں لگائیں گے. بالکل ایسے. نمبر 3, آپ واک تھرو گیٹس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نصب کریں گے, چھت پر بٹھائیں گے. اور تیسری بات ایک اس کے پاس اسلحہ ہوگا اور باقاعدہ کمپنی کا تصدیق شدہ ہوگا. یہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. سرکاری اسکولوں میں تو ویسے ہی واک تھرو گیٹس کا تصور نہیں ہے. وہاں گیٹ کا بھی تصور نہیں رہا. آپ کے اسکول جو ہیں وہ ولنریبل سچویشن میں ہیں. آپ اس لیے کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو رہا. آپ اس حادثے کو پیدا کرنے کا جواز مہیا کر رہے ہیں, اور وہ جواز یہی ہے کہ سیکیورٹی لوپ ہولز ہیں. اور ایک کیٹیگری اسکولز کے اندر سیکیورٹی لوپ ہولز ہے نا, یہ محکمہ اسکولز کا, سیکٹری اسکولز کا, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا, ان کی براہ راست ان پر ذمہ داری. اور میں دل پہ پتھر رکھ کے اکمل سمرو کی تائید کر رہا ہوں.
नहीं, ये तो वाकई ताईद वाला इसमें आमिर भाई कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप मैंने तो ताईद कर दी, अब उस पर भी इतराज आप लोग। फाइनली कोई ऐसी खबर आ गई है, फाइनली। चलिए जी, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि ये बहुत ही मामला खुश उसलूबी से हल हो। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी खबर है बिजली सारिफीन की, जिनकी शिकायत का मामला संगीन हो गया। बिजली सारिफीन के साथ अब तमाम मामला संगीन ही होने वाले हैं। आगे जाके ये मामला इतने संगीन हो जाएंगे कि सारिफीन का क्या होगा समझ से बाहर है। सुमरू साहब, देखिए, जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, बिजली की कीमत महंगी होगी, अशिया खुरानोश महंगी होंगी, अशिया खुरानोश महंगी होंगी, आम आदमी नारे लगाएगा। एग्री करते हैं आप? नारे हाँ, हम बत्तियां बुझा दो बस, इससे एग्री करता हूँ। लगाएगा आप ना इस्तेमाल करें। जहाँ शिबली फराज जैसे लोग कहें कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, तो भाई क्या बाकी पानी इस्तेमाल करें? सही बात, गाड़ी के अंदर मैंने घर से आना होता है, पेट्रोल में पानी डाल, हाँ वो ये करें। अभी ये पानी डालने, पानी से गाड़ी चलाने का अगर ऐसे ऐसे लोग होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही थी, और ऐसे ऐसे आपके वजीर होंगे जो कहें 2 की जगह 1 रोटी खा लो भाई, सही बात है, तो ये 1 रोटी से भी आगे जाने वाले हैं। ये गर्मी आ रही है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एसी खत्म कर दें। मैंने उतरवा दिया अपने बेडरूम से एसी, वैसे वो तो आपने जाने ना ना भाई, उतार ही दिया, बेच दिया। मैंने कहा बेच दो भाई, लेना है ना होगा ना चलेगा, ना होगा ना चलेगा। अब देख लें, अच्छा चले, मैं कहाँ से लूंगा भाई, नहीं है पैसे इतने, तो आपने मैं अपने पेट्रोल के पैसे पूरे करूंगा कि मैं एसी लगाऊं? मुझे बता, घर का खाना चलाऊं या एसी चलाऊं? नहीं, ऐसे आप ऐसे कह रहे हो? मेरा किचन मेरे महीने के एंड पे कोई पैसा नहीं होता। अभी मैं पर्स निकाल के दिखाता हूँ, फिर तू कहेगा तू मंगने होंगे। देखें, बात यह है कि ये महंगाई ये जब से हुकूमत आई है इसमें मुस्तकिल तौर पर इजाफा हो रहा है, लेकिन बाइस शर्म बात यह है कि इनको इस बात का इदराक नहीं। सुमरू साहब, बहुत कम है, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और आज का टॉपिक मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का फेवरेट टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं हम खूबसूरत नज़र आए, हम गोरे नज़र आए और सबसे डिफरेंट नज़र आए। और इसके लिए जो बेसिक कोशिश लोग स्टार्ट करते हैं ना, वो होता है कि जी स्किन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका चेहरा जो है वो आपका अक्कास होता है। सबसे पहले आपके चेहरे पे सबकी नज़र पड़ती है। लोग कहते हैं इस पर पिंपल्स नहीं होने चाहिए, रिंकल्स नहीं होने चाहिए, और रंग भी गोरा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके माइंड में होती हैं, आप हमें सजेशंस भेजते हैं तो हम उन्हें कंपाइल करके शो करते हैं जी। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की मेहमान से मैं तारुफ करवाना चाहूँगी आप लोगों को। हमारे साथ डॉक्टर मोमिना ज़हीर मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। और अभी जो ऑफ कैमरा में बातें करी थी, कुछ बातें वाकई ऐसी थी कि मैं उनसे हैरान हो गई हूँ। खैर, वो अब हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, आप परेशान ना हो। सबसे पहले आजकल जो बड़ा इशू चल रहा है, सब लोग कहते हैं कि जी चेहरे से हमारी एज ना पता चले क्या है, और बड़ा हम छोटे भी लगें, चेहरा भी खूबसूरत हो। इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप ऐसे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, या फिर आप ब्यूटी पार्लर्स चले जाते हैं, जहाँ से आप इस तरह के ट्रीटमेंट करा लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। सेंसिटिव कितने हैं, एंटी एजिंग के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या इसका वाकई ही कोई बहुत मौसर इलाज है, वो डॉक्टर साहबा से हम डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहबा, कहिएगा। अच्छा, जो जिस चीज़ के बारे में, जो रिंकल्स और लाइंस की हम बात कर रहे हैं, तो इट्स समथिंग दैट्स कॉल्ड एंटी रिंकल इंजेक्शंस, जो कि हम करते हैं, जिसको हम बोटॉक्स कहते हैं। अच्छा। इट्स बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन, आपके मसल्स में टेम्पररीली उनको पैरालाइज कर देता है। वेरी फ्रैंक, मतलब इस तरह करके हम लेमैन में करें कि आपके मसल्स में हम कुछ पॉइंट्स पे इंजेक्ट करते हैं, और आपकी जो फ्राउन लाइंस हैं, माथे की लाइंस हैं, आंखों के इर्द लाइंस, इनको हम क्रोज फीट कहते हैं, उनको टेम्पररीली कर देता है। तो इट्स नॉट समथिंग दैट्स परमानेंट, उनको बेहतर कर देगा, लाइंस को सॉफ्टन कर देगा, कई दफा रिपीट कराने पड़ते हैं ये सेशन। यस, साल में कम से कम 3 दफा आपको कराना पड़ता है ये। और इफ़ यू डोंट गेट इट तो दे गो बैक टू ज़ीरो, यानी जिस तरह आपने शुरू किया था उतने ही वापस आ जाते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि जी उससे ज़्यादा वापस आते हैं, बट उतनी वापस आ जाती हैं। नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट फॉर अ सर्जिकल फेसलिफ्ट। यस, अगर आप सर्जरी करवा के अपना फेसलिफ्ट करवाते हैं तो वो 7 से 10 साल आपको निकाल जाता है। बट एनी इंजेक्टेबल्स दैट यू गेटिंग, चाहे वो फिलर्स हो जाएं, चाहे वो बोटॉक्स हो जाएं, नथिंग लास्ट यू मोर देन 6 to 9 अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, हर एज ग्रुप में आप ये करा सकते हैं, मर्द, खवातीन,
ये करा सकते हैं, किसी का कोई इशू नहीं है? नहीं, मर्द खवातीन सब करा सकते हैं। मैं बहुत यंग एज ग्रुप में लगाती नहीं हूँ। अच्छा। मतलब वही बात की रिकमेंडेशन तो ये कि FDA अप्रूव्ड है, ये बोटॉक्स के जो इंजेक्शंस हैं वो FDA अप्रूव्ड हैं। बट वही बात, आई डू नॉट प्रमोटेड। यस, कुछ लोग कहते हैं जी प्रिवेंटिव इंजेक्शंस के जी लाइनें पड़े ही ना, बट वो भी एक डिपेंड करता है। बट आई टेंड टू डू इट आफ्टर 25-30। यूजुअली मैं 30s के बाद लगाती हूँ। मतलब अच्छा, अब आपने कहा 30s के बाद आप लगाती हैं। अब कुछ लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि स्माइल लाइंस भी ना आए, वो उसके लिए भी कराना चाहते हैं। एज सच कोई इतनी एज भी नहीं है, बस कॉन्शियस इतने होते हैं। देखिए, वो पेशेंट की प्रेफरेंस तो डिपेंड करती है, बट वही बात, एट द एंड ऑफ द डे यू ट्राई टू एजुकेट देम कि ये चीज़ें व्हेन एवर यू डूइंग फिलर्स, व्हेन यू इंजेक्टेबल्स कहते हैं इसको, चाहे आप बोटॉक्स कर रहे हैं चाहे आप फिलर्स कर रहे हैं, वो आपके चेहरे में रहता है इवेंचुअली। अगर आप देखते हैं, अगर आप हॉलीवुड में भी देखें, देयर आर सो मेनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिनका अब आपको फेस बहुत बल्की और हैवी लगता है। तो वही बात, दे स्टार्टेड एट अ यंगर एज एंड इंजेक्टेबल्स इवेंचुअली वो पाइल अप होते जाते हैं। ये अब रिसर्च हैज़ प्रूवन। पहले कहते थे जी 6 महीने में फिलर निकल जाता है। अब उन्होंने जब MRIs किए लोगों के, अंडर आइज किए, जो टियर ट्रफ फिलर, अंडर आई फिलर सबसे कॉमन जो आजकल होता है, उन्होंने किए तो 7-7, 8-8 साल के बाद भी थोड़ा थोड़ा फिलर रह गया हुआ था वहाँ पे। तो इट्स नॉट समथिंग दैट टोटली गोज अवे। बोटॉक्स यस टेंड्स टू गो अवे, जो हम एंटी रिंकल इंजेक्शंस लगाते हैं मसल के अंदर, वो चले जाता है, बट नॉट फिलर्स। सो मैं बहुत कोई ज़्यादा प्रो फिलर्स अप्रोच, और बहुत यंग लोगों में आई ट्राई नॉट टू डू इट। ठीक है, आई ट्राई नॉट। यानी जो लोग कराते भी हैं उनको भी बार बार ये सेशन कराने पड़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहबा कह रही हैं, अगर आप कराना चाह रहे हैं तो कम से कम 30 से आपकी ज़्यादा एज होनी चाहिए, तब उसको जो है वो आपके लिए बेहतर है। साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा, अब मैं बड़ी कंसर्न होती हूँ। मैं अगर कुछ कराने जाऊँ तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ, ऑब्वियसली हमें हर रोज़ मेकअप करना होता है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें पूछनी पड़ती है कि मेरी स्किन इस टाइप की है, क्या क्या चीज़ें, लेट्स सपोज मैं आई हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें आपसे पूछनी चाहिए कराने से पहले? तो देखिए, इंजेक्टेबल के साथ तो हमेशा साइड इफेक्ट्स, आपको एक तो पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है। यू नीड टू लुक एट द क्वालिफिकेशंस अपने डॉक्टर की, कि आया डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है। नाराज भी हो जाते हैं डॉक्टर्स ना देखिए, यू नीड टू डू योर वर्किंग। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट कौन सी लग रही है, ये पेशेंट का राइट है। इफ़ यू आर पेइंग मनी फॉर अ ट्रीटमेंट एंड यू पेइंग गुड मनी फॉर अ ट्रीटमेंट, ये आपका राइट है कि आप देखें कि आपको लग क्या रहा है, क्या चीज़ लगे। दैट इज़ रिसर्च एट योर एंड, राइट। डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है, बट वही बात कि एट द एंड ऑफ द डे आई वांट, जिस तरह मेरा मरीज अगर मुझे कहेगा मुझे डब्बा आप साथ दें, तो आई गिव द बॉक्स अलॉन्ग विद दैट। तो इसमें यह है कि रिसर्च प्रोडक्ट कौन सी लग रही है, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेरिएशंस ऑफ एवरीथिंग। उनके कोरियन वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, चाइनीज़ वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं चीज़ों के। सो एक तो प्रोडक्ट कौन सी लग रही है, अगर आपका डॉक्टर क्वालिफाइड है और प्रोडक्ट ठीक लग रही है, तो फिर चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स आर रिड्यूस्ड। दे आर ऑलवेज देयर। जब भी आप कोई इंजेक्टेबल प्रोसीजर कराने जाते हैं तो उनके नोन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो सकती हैं, यस होती नहीं है। दिस इज़ वाई वी गेट ट्रेनिंग, सो मेनी ट्रेनिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बोटॉक्स के साथ इंजेक्शन है, सबसे पहले एलर्जी हो सकती है आपको, इसीलिए जिस। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बड़ा ये वाला काम जो है ना वो लगता है सेंसिटिव, आपकी स्किन में इंजेक्ट होना होता है। अगर जरा सा भी आप, मतलब हमारे लोग इतनी वो आजकल सैलून्स में जो है बड़े बड़े सैलून्स ये कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर हम वहाँ से करा लें, इतना सेंसिटिव फेस आपका है, कुछ भी इधर से उधर हो जाए, नुकसान क्या हो सकता है? अगर देखिए, नुकसान वही हो सकता है कि इनिशियली तो अब जैसे बोटॉक्स अगर आप लगवा रहे हैं एंड इफ़ यू आर गेटिंग इट डन फ्रॉम अ सैलून और उसको मसल्स का नहीं पता, आपकी आईब्राउ ड्रॉप कर सकती है, आपकी आईब्राउ ड्रॉप कर सकती है, आपकी स्माइल टेढ़ी हो सकती है। सबसे कॉमन चीज़ विच आई सी इज़ ये मैजिटर बोटॉक्स होता है जो हम इधर लगाते हैं टू रिड्यूस द जॉ लाइन। आजकल वो वी लाइन फेस और स्लिमर फेस का हुआ है ना, सो यू इंजेक्ट मैजिटर्स। यहाँ पे इफ़ द इंजेक्शन गोज रॉन्ग, आपकी स्माइल टेढ़ी हो जाती है। एंड वही बात, इफ़ you are coming on, even if you're not coming on television, if you're not coming anywhere, तो आप जब स्माइल करते हैं everyone will notice कि कहेंगे कहीं आपको पैरालिसिस तो नहीं हो गया हुआ फेस का। उसके बाद आईब्राउज ऊपर नीचे कहीं पे, और फिर दिस इज समथिंग कि फिर वो 6 हफ्ते तो कहीं नहीं जाता। बोटॉक्स एक दफ़ा लग गया तो वो 6 वीक्स में कम होना शुरू होता है, 3-4 महीने यू विल बी स्टक लाइक दैट, आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। फिलर्स के साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? फिलर के साथ अगर आप लिप फिलर लेट से करा लें, जो सारी दुनिया आजकल लिप फिलर्स करवा रही है एंड एवरीथिंग, वहाँ पे आपकी ओक्लूजन हो सकती है, आपका जो ब्लड वेसल है उसके अंदर फिलर जा सकता है, स्किन डेड हो सकती है, नेक्रोसिस, इन्फेक्शन, कॉमन चीज़ें सारी की सारी। यू एंड अप विद, अभी हमने देयर इज दिस ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स दैट वी हैव, किसी ने पेशेंट का भेजा हुआ था, शी गॉट फिलर्स, वहाँ पर उसको वो
बॉयल्स बन गए, इन्फेक्शन हो गया, और वो फिर वही बात, इन्फेक्शन हुआ, उसके अंदर स्टीरॉयड के टीके लगे, वो स्किन काली हो गई वहाँ से. देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो जब भी जाएं अपने डॉक्टर के पास, डू योर ओन रिसर्च, ऑलवेज आस्क देम कि आप हमें अपने पुराने मरीजों की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स दिखाएं. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप अपने डॉक्टर से कहें, और भाई शो मी योर रिजल्ट. सोशल मीडिया का दौर है, आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, अपना डॉक्टर सेलेक्ट करके उनके पास जा सकते हैं, फिर भी सवालात भी कर सकते हैं. ये तमाम चीजें आपका राइट है. पेशेंट्स राइट, बिकॉज इफ यू आर पेइंग मनी फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है ना, तो यू आर पेइंग फॉर द डॉक्टर्स एक्सपर्टीज एज वेल एज द प्रोडक्ट. तो आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आप चीज़ जब लगवा रहे हैं तो आपको पता हो कि आपके फेस में क्या लग रहा है. एंड एट द एंड ऑफ द डे ये पेशेंट का राइट है, जितना मर्जी सवाल पूछे ये पेशेंट का राइट है. एंड दैट इज समथिंग दैट पेशेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट कि जी आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर गेटिंग डन. सही. तो ये जी हमने आपको बोटॉक्स के बारे में बता दिया है, और इसके साथ साथ फिलर जो लोग कराना चाह रहे हैं, एज क्या होनी चाहिए, कितने लोगों के लिए इफेक्टिव है, कितनी देर के लिए इफेक्टिव है, कितने सेशंस आपको कितनी देर बाद करते हैं. तो आई होप इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. अब वो लोग जो कि चाहते हैं स्किन खूबसूरत नजर आए, ग्लो करे, उनके लिए हमने स्किन पीलिंग और स्किन पॉलिश जो है वो डिस्कस करना है टॉपिक. फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. डॉक्टर मोमिना ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, और स्किन पीलिंग अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ. क्या है एक्चुअली ये? So skin peeling is basically a procedure जिसमें we apply a chemical peel on your face. मल्टीपल इंडिकेशंस हैं इसकी, और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. हम सुपरफिशियल, मीडियम और डीप डेप्थ की पील्स करते हैं. पाकिस्तान में एशियन स्किन पे एटलीस्ट मैं तो जिस सुपरफिशियल पील्स करती हूँ. वाई? बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े लिमिटेड से हैं, उस तरह मसले मसाइल नहीं होते हैं. हमारी स्किन पे जो है अगर आप बहुत उसको डीपली उतारेंगे, आप सोचें स्क्रैच भी पड़ता है तो वो निशान डाल जाती है. सो दैट इज़ वाई आई डोंट प्रेफर, मैं मीडियम डेप्थ और डीप पील्स नहीं करती हूँ फॉर द फेस. सो इसमें द केमिकल पील इज़ अप्लाइड ऑन द फेस. वो कुछ अर्सा कुछ देर 2 से 5 मिनट स्किन पे लगी रहती है, और फिर देन हम उसको न्यूट्रलाइज करके रिमूव करके क्लीन कर देते हैं. सो बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं. सबसे कॉमन मैं एक्ने के लिए यूज़ करती हूँ, जिसमें सैलिसिलिक एसिड पील है. आजकल हर एक को सैलिसिलिक एसिड का पता है, तो वी अप्लाई 20% सैलिसिलिक एसिड पील. अच्छा जी, ये मैं भी ये भी पूछ लेती हूँ जी, किन किन लोगों को करानी है? एक्ने के लिए आपने का यूज़ करते हैं? एक्ने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, जिनको थोड़ा बहुत फाइन लाइंस हैं उस पर भी इंप्रूवमेंट देती है. स्किन टोन, टेक्सचर, अगर आपके चेहरे पे निशान इस तरह एक्ने के जिनके सिर्फ निशान रह गए हैं, एक्टिव एक्ने को भी कम करती है, निशानों को भी ख़त्म करती है. उसके अलावा जिनको चेहरे पे छाइयाँ हैं उनके लिए भी, लेकिन बहुत एहतियात और बहुत कंजर्वेटिवली करते हैं. जो पिगमेंटेशन प्रोन लोग हैं उनके चेहरे पे अगर आप बहुत पीलिंग ज़्यादा कर दें तो वो स्किन एक दफ़ा तो साफ़ हो जाती है, उसके बाद पिगमेंटेशन ज़्यादा गहरी हो जाती है, छाइयाँ ज़्यादा गहरी हो जाती हैं. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मगर हम निशानों के लिए, लाइंस के लिए, एक्ने के लिए, एक्ने मार्क्स के लिए, जैसे मेरी स्किन है, मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. दिस इज़ द पॉइंट. क्योंकि बहुत सारे लोग जब आप इतनी सारे वो चीज़ें पढ़ते हैं ना, गूगल करते हैं, जाते हैं अपनी डॉक्टर के पास, तो मुझे यही करानी है. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. जिस चीज़ की आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं कराना चाहिए. स्किन पॉलिश, स्किन ब्लीच, नॉट अ ग्रेट आइडिया. वाई? बिकॉज बहुत कॉमन कराता है, हर बंदा कराता है. वाई? बिकॉज देखें एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर आप खोल के देखें किसी भी ब्लीच का, आप टर्न करके देखें, उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा हुआ है, राइट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है. जो चीज़ आपके स्किन के रंग को ब्लीच कर रही है, पॉलिश कर रही है, वो यूजुअली स्किन को इरिटेट करती है. क्या सबसे कॉमन क्या होता है? हमने जी फेशियल कराया, पॉलिशर कराया, मुँह पे रेडनेस हो गई, इचिंग हो गई, चीक्स जल गए. अब तो वो सैलॉन्स में उन्होंने यहाँ पे वैजलीन लगा के ब्लीच करनी शुरू कर दिया ताकि लोगों के चीक्स ना जलें. बट द थिंग इज़ के बाल का अगर वो रंग ब्लीच आउट कर रहा है तो इवेंचुअली इफ़ यू गेट इट डन, सो आई डोंट टेल पीपल कि जी बिल्कुल ना कराएं. मैं कहती हूँ कि हाँ जी, बिकॉज ऑब्वियसली ज़रूरत है. कुछ लोगों के फेस पे बाल है ना, बाल है, ज़रूरत है, आपको कोई फंक्शन है, कोई कमिटमेंट है तो करा लें, बट डोंट गेट इट डन वेरी रेगुलरली. आई गेट पीपल जो कहते हैं जी हम तो 2 हफ्ते बाद दोबारा करा लेते हैं. इन द लॉन्ग रन वो आपके स्किन को डैमेज कर रहा है. ऑल्टरनेटिव का क्या हो सकता है फिर? देखिए, स्किन ब्लीचिंग का ऑल्टरनेट तो जो है ना, मैं वही कहती हूँ कि देयर इज़ नथिंग, बिकॉज बाल को ब्लीच करने का, येस वी हैव लेजर्स, मगर मैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती. वी हैव लेजर्स जो कि बालों को ब्लीच कर देते हैं. इट्स कॉल्ड अ Q-switch लेजर. लेकिन व्हाट आई टेल पीपल इज़ कि आप आएँ एवरी 2-3 मंथ्स कराएं. डोंट गेट इट डन टू पॉलिशर के बाद ऐसा भी होता है, एक तो आपके बालों का कलर चेंज हो जाता है, दूसरा आपकी स्किन भी ग्लो करती है. डेफिनेटली करती है, बिकॉज आपकी स्किन को भी तो ब्लीच कर रहा है ना. वो इट इज़ ब्लीचिंग द स्किन. तो वो वही चीज़ कि उसके पिगमेंट को निकाल रहा है. बट इन द लॉन्ग रन अगर आप उसको रिपीटेडली कराते रहते हैं तो वो स्किन आपकी ड्राई, डल, पैची भी हो जाती है. तो इसलिए
आई टेल पीपल कि बहुत फ्रीक्वेंटली ना करें. येस इट डज डैमेज योर स्किन बट इट्स समथिंग कि मैं बिल्कुल मना कर नहीं सकते आप, बिकॉज उसके ऑल्टरनेटिव में जो लेजर्स हैं बाकी चीज़ें देर ऑल्सो वेरी प्राइसी. लेजर इट्स नॉट समथिंग दैट्स वेरी चीप, तो इट इज़ समथिंग दैट्स प्राइसी. एंड वही बात फ्रीक्वेंट लेजर्स भी आपकी स्किन को सेंसिटाइज कर देते हैं टू सनलाइट. तो आई ट्राई नॉट टू टेल पीपल. मैं उनको ये कहती हूँ कि जो है ना, अच्छा वैक्सिंग और थ्रेडिंग भी मैं ज़रा लोगों को डिस्करेज करती हूँ. वाई? क्योंकि बाल को जब आप जड़ से निकालेंगे बाल मोटा भी आएगा, बाल पे दाने भी निकलेंगे, स्किन इरिटेट भी होती है. सो आजकल जो टिंकल रेजर्स होते हैं उससे जो बाल रिमूव कर रहे हैं लोग, वो भी दिस इज समथिंग अगर आप सीख लें उसको, दैट इज़ समथिंग दैट्स डूएबल. मगर वो भी मैं लोगों को कहती हूँ कि ज़रा अवॉइड करें. जब आपको कोई कमिटमेंट या फंक्शन हो देन यू कैन गो फॉर इट. जिस तरह फेस लेज़र, अच्छा लोग कहते हैं जी फेस लेज़र, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि हर कोई फेस लेज़र नहीं करा सकता. जो भी आते हैं मेरे पास रोजाना के हिसाब से बच्चे आती हैं कि जी रुएं की तरह के बाल थे, हमने लेज़र कराया बाल मोटे हो गए. सो पतला बाल, रुएं वाला बाल लेज़र नहीं हो सकता है. हमेशा काले रंग का बाल और मोटा बाल लेज़र होगा. एंड इट इज़ वंडरफुल. जिनके मोटे बाल हैं, जिनको PCOS है, इट इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर देम. अच्छा बात आपने कहा कि सिर्फ वो लोग कराएं जब कोई इवेंट है तब आप कराएं, अदरवाइज डिस्करेज करें आप इन चीज़ों को. अब हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड है, यूनिवर्सिटी जो लड़कियाँ जा रही हैं, ऑफिसेज जो जा रही हैं, वो इसके बगैर रहती नहीं है. तो क्या हमारी स्किन को इससे डैमेज हो सकता है अगर आप बिल्कुल रिपीट ये चीज़ें करे जा रहे हैं? देखिए रिपीटेडली, चाहे आप उसको लेज़र ब्लीचिंग करा रहे हैं, चाहे आप उसको पॉलिशर से ब्लीच कर रहे हैं, येस इन दी एंड स्किन गेट्स डैमेज. आई गेट पीपल एवरी सिंगल डे, रोज़ाना के हिसाब से मेरे पास बच्चियाँ, ख़वातीन सब आते हैं कि जी अब वो स्किन टॉलरेट ही नहीं करती, जी स्किन सेंसिटिव हो गई हुई है. आप जितनी दफ़ा पॉलिशर करते हैं कि जी स्किन सेंसिटिव हो गई, कुछ लगता नहीं है स्किन के ऊपर, इवन मॉइस्चराइजर भी नहीं लगता. तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द लॉन्ग. अच्छा डॉक्टर मोमिना, मुझे आपसे टिप चाहिए. अब मैं जिस तरह से जिक्र कर रही हूँ, वो लोग जो ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपको हल्का फुल्का मेकअप तो सभी लोग आजकल कर रहे हैं. मॉइस्चराइज आपने अपनी स्किन को करना है, हर रोज़ आपने अपनी स्किन का ख्याल किस तरह से रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रूटीन बेसिस पे अपनी स्किन के लिए करनी? तो चंद बेसिक चीज़ें. एक तो यस मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक. गर्मी हो, सर्दी हो, आप इंडोर्स हो, आउटडोर्स हो, फॉर यू स्पेशली बिकॉज आप इतनी लाइट्स में बैठी हुई हैं. मॉइस्चराइजर के बाद सन ब्लॉक इज़ द फर्स्ट थिंग दैट शुड गो ऑन योर फेस. मेकअप गोज ऑन टॉप ऑफ सन ब्लॉक हमेशा. अच्छा ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स भी आपको पिगमेंटेशन देती हैं. इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन दे विल स्टार्ट गिविंग यू पिगमेंटेशन. तो इस वजह से गर्मी हो, सर्दी हो, अंदर हो, बाहर हो, यू आर गोइंग टू यूज़ अ सन ब्लॉक. पहले मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक. उसके अलावा आजकल एवरीवन इज वेयरिंग अ मास्क, राइट. सो इस वजह से एक्सफोलिएशन, जो हम सैलॉन से फेशियल करते हैं, जो स्क्रबिंग किया करते थे कि जी स्क्रब करें, अब उनके भी अगर आप देखें फेशियल्स में, जो अच्छे फेशियल्स हैं उसमें केमिकल एक्सफोलिएंट आ गया है. अब आपको वो जोर से मुंह पे रगड़ते नहीं है. जो गुड बेटर सैलॉन्स, दे आर गोइंग टू अप्लाई कि जी मैं एक्सफोलिएंट लगा रही हूँ आपके फेस पे, वो 5-7 मिनट एक्सफोलिएंट लगता है, देन दे वॉश इट ऑफ. सो केमिकल एक्सफोलिएशन इज समथिंग दैट इज की. इट कैन बी सैलिसिलिक एसिड, जो जेंटल एक्सफोलिएशन है. इट कैन बी अ सिंपल सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. आजकल बहुत सारी कंपनीज के लोकल भी और इंपोर्टेड भी फेस वॉशेज आए हैं. हफ्ते में 1 दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा आप उसका क्लेंजर यूज़ करें, फेस पे उसकी 1 मिनट झाग बना के रखिए एंड देन वॉश इट ऑफ. क्योंकि आजकल हम जितना मास्क पहन रहे हैं, स्किन कंजेस्ट हो रही है, पोर्स क्लॉग हो रहे हैं. एवरी अदर पर्सन इज गेटिंग एक्नी. जिनको कभी जिंदगी में दाने नहीं निकले थे उनको निकल रहे हैं. सो केमिकल एक्सफोलिएशन, यूज अ जेंटल सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश या क्लेंजर, या एक्सफोलिएंट लिक्विड्स आ रहे हैं, आप टोनर की तरह उसको यूज कर सकते हैं. क्लेंजिंग का मतलब मुझे बता दें, हम क्लेंजिंग करने लगते हैं स्किन को जोर जोर से, मतलब अक्सर मुझे खुद, मैं सोचती हूँ कि मैंने एकदम से क्या कर दिया है. तो प्रॉपर स्किन क्लेंजिंग का तरीकेकार क्या होता है? प्रॉपर स्किन क्लेंजिंग, जिस तरह आप इफ समवन हु इज डूइंग मेकअप लाइक यू एवरी सिंगल डे, आपको डबल क्लेंस करना है. वन डबल क्लेंजिंग इज की. सो उस दिन आई वाज रीडिंग अप एन आर्टिकल, किसी ज़माने में मर्लिन मनरो के भी डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसको डबल क्लेंजिंग बताया था, आज से 30-40 साल पहले. इमेजिन दैट कि शी यूज्ड टू डबल क्लेंस एज वेल एंड हर स्किन इज कंसिडर्ड लाइक अमेजिंग. तो पहले तो यू गेट अ बाम लाइक क्लेंजर, कोई भी लिक्विड मेकअप रिमूविंग बाम जो है, जो जेल बेस्ड है, सिंपल या किसी ऑयल के साथ यू रिमूव द मेकअप फर्स्ट एंड देन गो फॉर अ जेंटल क्लेंजर. अगर ड्राई स्किन है तो गो फॉर अ हाइड्रेटिंग क्लेंजर एंड येस यू क्लेंस एंड यू क्लेंस फॉर गुड 1 मिनट. अच्छी तरह मेकअप आपका उतरा होना चाहिए है. एंड बहुत ज़ोरों से कॉटन पैड्स को भी जिस तरह आप सोक करते हैं माइसेलर वाटर में, कीप इट ऑन योर आई, रगड़ना नहीं है आपने, बिकॉज दैट इज व्हाट डैमेजेस योर स्किन, दैट इज व्हाट इज गिविंग यू लाइंस ऑन द स्किन एंड वर्सनिंग द पिगमेंटेशन. आप कॉटन पैड को प्रेशर दे के बस 1 मिनट रखें एंड देन जेंटली रिमूव. Micellar water for eye makeup is something that's wonderful. Micellar water for removing makeup is something that's wonderful for people who have oily skin. सही. ड्राई स्किन वाले ऑयल से करें. सही. तो ये जी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं. आप सोशल मीडिया से जो चीज़ें देख देख के सीखते हैं, प्लीज़
जो है उनको बंद कर दें। ये अगर आपने मेकअप रिमूव करने का प्रॉपर तरीक़ेकार, क्लिनजिंग आपने क्या करनी है वो भी प्रॉपर तरीक़ेकार बता दिया गया है। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, आप कुछ लोग क्लिनजिंग करने लगते हैं, अब हमें तो ज़रूरत है रूटीन में करने की, अगर आप नॉर्मल घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, तब भी आपको रिपीट, जो लोग अब लोग कहते हैं ना कि आप मुसलसल अगर किचन में काम कर रहे हैं तो आपकी स्किन इस तरह की हो गई है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है, बार बार आप क्लिनजिंग करें, किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, डेफिनेटली ज़रूरत है। देखें, जो हमारे आजकल एनवायरनमेंट के हालात हैं उसके साथ भी अगर आप घर में भी हैं, थोड़ा सा बाहर, जिस तरह अभी लाहौर में तो स्मॉग एक लंबा अरसा चलती है, यू रिक्वायर क्लेंजिंग। और एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ, जिस तरह मैं सैलिसिलिक की बात कर रही हूँ, ग्लाइकोलिक एसिटोनर्स आते हैं, सैलिसिलिक एसिटोनर्स भी आ रहे हैं, यू नीड इट एटलीस्ट वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक। केमिकल एक्सफोलिएशन और क्लेंजिंग वंस अ डे इज़ मस्ट, इवन इफ़ यूर इंडोर्स। तो आप जो है, जिस तरह आप किचन से काम करके गए हैं तो ऑल दैट ऑयल, ऑल दैट स्वेट इज़ ऑन योर फेस, तो वंस अ डे क्लेंजिंग इज समथिंग इट्स फाइन। क्लेंस करें, मॉइस्चराइज करें, घर के अंदर भी सन ब्लॉक लगाएं। अच्छा, मुझे अब सब इन चीज़ों को वाइंड अप करना है, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने कभी डाइट के हवाले से भी सजेस्ट किया कि आपकी डाइट भी परफेक्ट होनी चाहिए आपकी स्किन ग्लो के लिए? 90% ऑफ, so आपकी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, राइट? सो व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड इज गोना कम ऑन यू। सो जिस तरह एक्नी के साथ भी 90% ऑफ एक्नी इज योर डाइट। इफ जिस तरह एक्नी वाले सबसे ज़्यादा आते हैं तो हम मना करते हैं। ड्राई स्किन, डल स्किन, क्या वजह होती है? खून की कमी। पाकिस्तानी खवातीन में चेहरे पे छाइयाँ क्यों आती हैं? कॉमनेस्ट कॉज इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देन हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड देन प्रेगनेंसी एंड अदर थिंग्स। सो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, द कॉमनेस्ट थिंग दैट वी गिव इज दिस ABC ड्रिंक। आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ है, डेंगी में भी बहुत चली ABC ड्रिंक। सो इट्स एप्पल, बीटरूट, कैरेट्स। यू ऑलवेज टेल पीपल इन सब में आयरन है, B12 है, फोलिक एसिड है। गोली खाने से बेहतर है कि आप कच्ची सब्जियां और फल खाएं, बाजार का खाना ना खाएं। दिस इज़ व्हाट आई टेल किड्स अगेन एंड अगेन, कि जितना आप मीठा जितना आप खाते हैं आपकी एक्नी ट्रिगर होती है। Cold drinks, fizzy drinks, deep fried, this triggers your acne. So yes, whenever I'm giving medication, I always tell people, especially for pigmentation, dull skin, dry hair, everyone is losing hair aajkal, every other person. So you tell them कि yes, if your diet is rich in protein, if it has fruits and vegetables, फिर आपकी skin glow करेगी। गोली खाने से बेहतर है you eat better, एप्पल्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। आजकल तो ऑरेंजेस का मौसम है, बिल्कुल सबसे बेहतरीन मौसम है। दिस इज़ द बेस्ट वेदर टू हैव एनीथिंग दैट यू वांट। एंड पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए। और बेस्ट, ये मेरे ख्याल से जो चीज़ बता दी डॉक्टर साहिबा ने एंड पे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पानी का इस्तेमाल आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखेगा। मैसेज क्या देना चाहिए डॉक्टर साहिबा देखने वालों को? सो एट द एंड ऑफ द डे, किसी में वही बात, व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग टू योर स्किन, एक तो मैं लोगों को कहती हूँ कि DIYs जो करते हैं थोड़ी सी उस पर रिसर्च करके करें जब भी आप घर पे करें। बिकॉज आजकल आई एम गेटिंग सो मेनी पीपल जो मुंह पे लेमन लगा लगा के आ रहे हैं, गेटिंग देयर फेसेस बर्न्ड। उसके अलावा जिस तरह हमने केमिकल पील की बात की, तो डू नॉट ट्राई पीलिंग एट होम, बिकॉज एक बहुत बाहर इंपोर्टेड ब्रांड के भी AHA BHA पील बहुत फेमस हुआ हुआ है। देयर आर अदर पील्स एज वेल। येस, इफ़ यू आर डूइंग इट, try doing a patch test first. Whenever you're doing these peelings at home, you will end up burning your face. ज़्यादातर लोग end up burning their face. तो इसलिए always do a patch test. Always do not blindly follow every influencer, blogger, Instagrammer that is doing those things and putting them on their face. ठीक है ना? Try doing your research before putting products on your face, and always moisturize and use a sunblock. ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हैं तो पैचिंग के फॉर्म में आप करके देख लें, बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। जी, हम मौसम की सूरत हाल जानेंगे। तो मौसम की सूरत हाल, टुडेज वेदर। मौसम कैसा है, सादिया के पास चलेंगे जो कि हमें बताएंगी। जी सादिया, बताइएगा अपडेट्स क्या हैं, इस वक्त मौसम कैसा है और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ एक और सिस्टम जो है वो आज रात को खासकर पंजाब और लाहौर का रुख करेगा। कल जो है वो लाहौर में बादल रहने के इम्कानात है, इसी तरह से कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। ये जो आज रात को सिस्टम दाखिल होगा ये 2 दिन लाहौर में क़याम करेगा, लेकिन सिस्टम कमज़ोर है जो कि अच्छी बारिश नहीं बरसा सकता। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में सबसे ज़्यादा इन दिनों में खासकर शहरियों को जिन मसाइल का सामना है उनमें हवाई जो आलूदगी है
है उसमें इजाफा है। ख़ासकर जेल रोड, माल रोड, हरबंसपुरा का इलाका, गुलबर्ग है, टाउनशिप है और शाहदरा के इलाके जो हैं ये आलूदा तरीन है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के मामला मुतासिर होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से मतलब दिन के औकात में खुश्क रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 26 तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से रात के औकात का दर्जा हरारत जो है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया और रात को दर्जा हरारत जो है वो 17 रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% रहेगा और कहा यह जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में खासकर लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के इम्कानात हैं। और मार्च के हवाले से ये पेशगोई की जा रही है कि मार्च में दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, गर्मी बढ़ेगी और मार्च में ही मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे, जिसकी वजह से लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के इम्कान। तो मार्च में मौसम जो है वो डिफरेंट देखने में आएगा। थैंक यू सो मच, सादिया ने हमें मौसम के हवाले से बताया। सो अगर आपका प्लान है, अगर आप खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले आज Realme के डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। Realme 5 मोबाइल है 27,999 रुपये। Realme C25S मोबाइल है 28,999 रुपये का। Realme C15 मोबाइल है 24,999। Realme C25 26,999। सो नाज़रीन, ये तो थे जी मोबाइल रेट। सब्जियों के रेट आज के भाव। हम मार्केट का रुख करेंगे जहां पर हमारे रिपोर्टर हसनैन मौजूद हैं। जी हसनैन, बताइए सब्जियों की कीमतें क्या हैं? आज जी सब्ज़ी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो सब्जियों की कीमतें हैं उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है, जबकि सरकारी नरखनामे में और ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली जो सब्जियां हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें भी तजाद देखने में आया है। जैसे कि अगर बात की जाए आलू कच्चा नया की, तो जो सरकारी कीमत है जी वो 25 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो आलू है वो 35 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल की जो कीमत है वो मुस्तहकम है, 115 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 120 और 125 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो प्याज है जी, दर्जा अव्वल सरकारी कीमत जो है 23 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 35 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। धनिया की सरकारी कीमत जी 38 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 40 रुपये 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए लहसुन चाइना की सरकारी कीमत जो है वो 350 है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 380 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो अदरक चाइना है जी उसकी जो सरकारी कीमत है 190 रुपये है, ओपन मार्केट में 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। खीरा फार्मी की सरकारी कीमत जी 38 रुपये है, ओपन मार्केट में 45 और 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो मेथी है जी सरकारी कीमत 55 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की सरकारी हसनैन, थैंक यू सो मच, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।